गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है अवार्ड्स एंड सेटलमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवार्ड की, और हम रिपोर्ट भी कह सकते हैं। तो जब भी कोई भी डिस्प्यूट, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, जो वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में होता है, और उसके बारे में अगर बोर्ड को या कोर्ट से को जो रेफ़र किया गया है वो डिस्प्यूट, और वहाँ से जो भी उनका डिसीज़न आएगा तो वो एक रिपोर्ट की फॉर्म में होगा, ठीक है। और उस रिपोर्ट पर सभी मेंबर्स के, जो बोर्ड या कोर्ट में अगर केस गया है हमारा, तो उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे उन सब के उनके ऊपर सिग्नेचर होंगे। तो इस तरीके से वो एक डिसीज़न की फॉर्म लेगा। इसे हम अवार्ड कह सकते हैं, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि किसी मेंबर को उस डिसीज़न से प्रॉब्लम हो। मान लीजिए बोर्ड में 4 मेंबर हैं और 3 लोग जो हैं, हालांकि डिसीज़न तो मेजॉरिटी से लिया जाएगा, लेकिन जो भी ऐसा मेंबर जो उस डिसीज़न से एग्री नहीं करता, वो अपनी जो भी डिसएग्री होने के जो उसके रीज़न्स हैं वो भी मेंशन रिपोर्ट में किए जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसमें मेंबर्स की और ये सब चीज़ें जो हैं वो राइटिंग में होंगी। ऑब्वियसली जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी वो राइटिंग में होगी, या जो भी अवार्ड होगा वो राइटिंग में होगा। अब उसमें सभी लोगों के सिग्नेचर होंगे जो उस बोर्ड के या कोर्ट के मेंबर होंगे, ठीक है। जो भी डिसीज़न लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल के द्वारा लिए जाते हैं, दोज मस्ट बी इन राइटिंग एंड द सिग्नेचर विल बी डन बाय ऑल द मेंबर्स, राइट। नेक्स्ट वो कह रहे हैं पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट एंड अवार्ड। अब इसका मतलब क्या है, जो भी उनका डिसीज़न आया है और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास उसकी रिपोर्ट गई है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो इस रिपोर्ट को या अवार्ड को रिसीव होने के, यानी कि जिस दिन उनके पास ये अवार्ड आता है उसके रिसीव होने के 30 डेज़ के अंदर अंदर उस रिपोर्ट को पब्लिश कर दे, ठीक है। तो ये उनकी ड्यूटी है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को इस तरीके का पब्लिश करवाना होगा उस डिसीज़न को, उस अवार्ड को, उस रिपोर्ट को, ठीक है। और क्योंकि पब्लिश होने के कुछ दिन के बाद फिर उस डिसीज़न को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। और ये जो डिसीज़न को पब्लिश किया गया है ये फाइनल समझा जाएगा, और उसके बाद इसके ऊपर फिर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता। नेक्स्ट हम बात करेंगे कमेंसमेंट ऑफ द अवार्ड की। अभी अवार्ड भी आ गया, यानी डिसीज़न भी आ गया, पब्लिश भी हो गया। अब हम ये देखेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट कब से करना है, मतलब जो भी डिसीज़न लिया गया है उसको कैसे और कब से लागू करना है। तो देयर आर सम पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले तो ये है कि जितने भी अवार्ड्स आते हैं, चाहे वो आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता, यानी कि कुछ लोगों में जो झगड़ा हुआ है उसके बीच में जो मीडिएटर है उन्होंने जो डिसीज़न लिया है वो, या कोई भी इस तरीके का सीन रहता है, तो आर्बिट्रेशन के जो प्रोसीडिंग है उसके वजह से जो अवार्ड आया, मतलब उस आर्बिट्रेशन के दौरान जो डिसीज़न लिया गया है उसका क्या करना है, और वो पब्लिश कर दिया गया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। पब्लिश करने के 30 डेज़ के अंदर अंदर पब्लिश कर दिया, उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर, यानी वो जैसे ही 30 डेज़ ख़त्म होंगे उसके बाद ये डिसीज़न इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब लागू हो जाएगा, ठीक है। अभी लागू होने में थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये डिसीज़न अगर लागू होता है तो इससे हमारे देश की इकॉनमी पे कोई बैड इफ़ेक्ट आ सकता है, तो इसके लागू होने पर रोक लगाई जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसकी पार्टी है, पार्टी का मतलब पक्ष है, मान लीजिए जो भी डिसीज़न आया है उसके अंदर जो भी पक्षकार थे उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी एक पक्षकार थी, मतलब एक पार्टी थी, और उस पार्टी को इस डिसीज़न से प्रॉब्लम है, राइट। तो जब उसको डिसीज़न से प्रॉब्लम है, इसका मतलब अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मली तो क्या होगा, पब्लिकेशन होने के 30 दिन के अंदर, मतलब छपने के और उसके पब्लिकेशन होने के, पब्लिश होने के 30 दिन के अंदर अंदर अवार्ड जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर सरकार को ये लगता है कि वो हमारे कंट्री की इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, या अगर गवर्नमेंट उसका एक पार्टी रही है, एक पक्षकार रही है, एंड द गवर्नमेंट इज़ नॉट
सेटिस्फाइड विद द डिसीज़न, देन इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे रोक लग सकती है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट पे आ रहे हैं, अगर ऐसा हुआ, मतलब अनाउंसमेंट जैसे ही अगर आपको लगा कि सरकार को लगा कि नहीं इस पर रोक लगनी चाहिए, तो उसमें ये होगा, जैसे नॉन एनफोर्सिएबिलिटी का आ गया कि यस अवार्ड तो आ गया, ठीक है। अवार्ड आने का मतलब ये नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। अवार्ड एनफोर्सिएबल होगा या नहीं होगा, ये मैंने आपको बता दिया ना यहाँ पे, कि मान लीजिए पार्टी जो है एग्री कर ही नहीं रही उस चीज़ से, इसका मतलब वो एनफोर्सिएबल नहीं होगा। तो अगर उसकी नॉन एनफोर्सिएबिलिटी का सीन है, उस अवार्ड के लागू न होने का सीन है, तो याद रखिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जब अनाउंसमेंट हो गई कि जो नहीं ये अवार्ड अभी लागू नहीं होगा, तो आगे का स्टेप क्या है? आगे का स्टेप ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, विद इन 90 डेज़ ऑफ पब्लिकेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया पब्लिकेशन के 30 दिन के अंदर अंदर उसको इन्फोर्सिएबल कराना है, लेकिन अगर अब तो इन्फोर्सिएबल हुआ नहीं ना, तो पब्लिकेशन के 90 डेज़ के अंदर अंदर सरकार क्या करेगी, एक ऑर्डर निकालेगी, राइट, एक आदेश जारी करेगी जिसमें उस अवार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर उसको मॉडिफाई किया जाएगा। ठीक है, दो बातें हो सकती हैं, या तो आप रिजेक्ट कर दो या आप उसको मॉडिफाई कर दो। ठीक है, और उसके बाद इस अवार्ड को यहाँ पे पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में, अगर वो नेशनल लेवल का है, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है तो फिर वहाँ की असेंबली में, विधानसभा में वो पेश किया जाएगा। यहाँ दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट में तो हमने कहा कि 30 दिन के अंदर अंदर इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, अगर ये प्रॉब्लम है तो इम्प्लीमेंट हम नहीं करेंगे। दूसरी बात में कहा कि अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम जो भी है, उस अवार्ड में जो भी दिक्कतें हैं वो क्या है, उसको सरकार क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी, उसका एक ऑर्डर इशू करेगी, हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ये इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। और ये काम कब करना है, 90 डेज़ के अंदर अंदर करना है, पब्लिकेशन के 90 डेज़ के अंदर अंदर, और उसको संसद में या फिर किसी भी स्टेट की जो भी विधानसभा है, जिस भी स्टेट का ये सीन रहेगा वहाँ पर पेश किया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। तीसरे पॉइंट में वो कह रहा है कि अगर कोई अवार्ड जो रिजेक्ट हो चुका है या मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है, और वो या तो स्टेट लेजिस्लेचर में रखा जा चुका है, यानी विधानसभा में, या फिर पार्लियामेंट में रखा गया है, ठीक है, तो वो अब उसके बाद क्या क्या सीन है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब वो एनफोर्सिएबल होगा ऑन द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज़ आफ्टर सच प्रेजेंटेशन। तो अभी आपने उसको या तो रिजेक्ट करके उसको नया पेश किया है, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, मॉडिफाई किया है, तो आप उसको वहाँ प्रेजेंट करने के 15 दिन के बाद फिर एनफोर्सिएबल बना सकते हो। ठीक है, लेकिन वेयर नो डिक्लेरेशन अबाउट इट्स रिजेक्शन और मॉडिफिकेशन हैज़ बीन मेड, ये तो तब करना है 15 दिन का सीन अगर उसका कोई ऑर्डर पास हुआ है। लेकिन अगर ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है तो अवार्ड क्या होगा, फिर वो ऑटोमेटिकली 90 डेज़ के बाद, पब्लिश होने के 90 डेज़ के बाद एनफोर्सिएबल हो जाएगा। अगर रिजेक्शन का या मॉडिफिकेशन का कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई टेक्निकल इशू थी जिसकी वजह से वो अटक गया, तो पब्लिकेशन होने के 90 डेज़ के अंदर के बाद आपने इसको एनफोर्सिबल बना देना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है हमारी। ठीक है, इन केस नो टाइम लिमिट, कई बार क्या होता है, कई बार क्या मैक्सिमम टाइम में भी यही होता है कि अब कोई भी डिसीज़न आता है तो उसमें टाइम भी लिखा होता है कि ये डिसीज़न इस डेट से लागू होगा, इतने टाइम के लिए लागू होगा। मान लीजिए किसी में टाइम लिमिट नहीं बताई हुई है, ठीक है, तो उस समय फिर आपका जो पहला पॉइंट है या फिर जो आपका तीसरा पॉइंट है, 90 डेज़ वाला या 30 डेज़ वाला, वो जो भी परिस्थितियाँ होंगी उसके हिसाब से वो टाइम लागू होगा और वो जो हमारा अवार्ड है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई हमारी। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि कमेंसमेंट ऑफ द अवार्ड, यानी अवार्ड का इम्प्लीमेंटेशन कब से और कैसे स्टार्ट होगा। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज़ पेमेंट ऑफ फुल वेजेस टू वर्कमैन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इन हायर कोर्ट्स। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई डिस्प्यूट का केस है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, और हमारा जो केस है वो चल रहा है अभी, मान लीजिए 1% की लेबर ट्रिब्यूनल में गया, लेबर कोर्ट में गया, ठीक है, वहाँ से डिसीज़न आया
अब वहाँ से जो डिसीज़न आया उसमें ये कहा गया है कि वर्कर को अगर आपने हटा दिया है नौकरी से, आप इसको वापस जो है लेकर आओ, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयर को ये बात मंजूर नहीं है, क्योंकि उसने वर्कर को हटाया है, उसकी अपनी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब उसने क्या किया है, उसने इस डिसीज़न के अगेंस्ट हायर कोर्ट में अपील कर दी, जैसे वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में चला गया या नेशनल ट्रिब्यूनल में चला गया। अब क्या होगा, अब केस वहाँ पर चलेगा। अब जब तक उनका डिसीज़न नहीं आ जाता तो फिर उस वर्कर का क्या करेंगे। तो वर्कर को तो दोबारा लगाने की बात हो गई ना, लेकिन एम्प्लॉयर लगाना नहीं चाह रहा, इसीलिए उसने केस आगे रेफ़र कर दिया है, ठीक है। अभी जब तक ऊपर से मामला फाइनल नहीं हो जाता, मतलब आगे जिस कोर्ट में आपने केस डाला है वहाँ से डिसीज़न नहीं आ जाता, तब तक हम उस वर्कर को पूरी वेजेस देंगे। ये बात है, जो हमारा पॉइंट है ना वो ये है कि जब तक वर्कर के बहाली, उसको बोलते हैं बहाल होना, मतलब उसको वापस नौकरी पर लगाना। जिस ये केस मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी वर्कर का और एम्प्लॉयमेंट जो मैनेजमेंट है उनका झगड़ा हुआ है, और उस झगड़े के दौरान जो है वो एम्प्लॉयर ने वर्कर को हटा दिया नौकरी से। अब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में मान लीजिए केस गया, वहाँ पर एम्प्लॉयर हार गया केस, उन्होंने कहा जी आप वर्कर को वापस काम पर लगा लीजिए, लेकिन एम्प्लॉयर इस बात को मानने को तैयार नहीं। अब उसने आगे केस जो है वो नेशनल ट्रिब्यूनल में भेज दिया या रेफ़र करवा दिया। तब तक वर्कर को क्या करना है, क्या उसको वापस नौकरी पे बुलाना है, क्या करना है। तो यस, नौकरी पे बेशक नहीं बुलाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको पूरी वेजेस दोगे, आप उसको उतने टाइम की पूरी वेजेस दोगे, जो भी उसके अलाउंसेस बनते हैं वो सब दोगे। हाँ, अगर वर्कर को इन बिटवीन आपने कोई और काम दे दिया है या उसको कोई और काम मिल गया है, मान लीजिए अगर वो खाली नहीं है, एक तो होता है ना कि वो बिल्कुल खाली है, इसी नौकरी पे डिपेंडेंट था और आपने नौकरी उससे छीन ली, लेकिन अभी फ़िलहाल वो खाली नहीं है, उसको काम मिला हुआ है, देन आप उसको पूरी वेजेस नहीं दोगे, इवन वेजेस नहीं मतलब दोगे ही नहीं उसको, ठीक है ना। लेकिन इफ़ ही इज़ नॉट इन दैट कंडीशन, देन यू विल हैव टू पे फुल वेजेस टू दैट पर्सन जिसको अभी आपने जॉब से हटा रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पर्सन्स ऑन होम सेटलमेंट एंड अवार्ड्स आर बाइंडिंग। अब कहता है कि ये जो भी डिसीज़न आते हैं, जो अवार्ड्स आते हैं, जो सेटलमेंट होती है, ये किन किन लोगों पर लागू होती है, यहाँ पर वो केस है। तो पहला हम बात करेंगे कि अगर सेटलमेंट हुई है स्टैट्यूटरी एजेंसी के बीच बिचाव के बगैर, मतलब क्या है, मतलब ये है कि दो लोगों के बीच में झगड़ा है 1%, राइट। अब उन्होंने किसी तीसरे पर्सन को बुलाने की बजाय आपस में ही मामला सेटल कर लिया, एग्रीमेंट हो गया कि चलो ठीक है, हम आपकी ये बात मान लेते हैं, आप हमारी ये बात मान लीजिए, तो हो गया जी सेटलमेंट, राइट। अभी सेटलमेंट कैसे हुआ, कहीं किसी कोर्ट में नहीं गए, कहीं किसी बोर्ड के पास नहीं गए, कहीं किसी ट्रिब्यूनल के पास नहीं गए, तो विदाउट द एड ऑफ स्टैट्यूटरी एजेंसी। स्टैट्यूटरी एजेंसी का मतलब वही होगी ना जो लीगल प्रोसीडिंग्स को फॉलो करके हमारे झगड़े सुलटाती हैं। मान लीजिए कोर्ट है, कोर्ट क्या है, कोर्ट सरकार ने कोर्ट को एक पावर दे रखी है कि आपके पास अगर कोई भी लोग आते हैं डिस्प्यूट लेकर तो आप उनका सेटलमेंट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हमें यहाँ तो ज़रूरत नहीं पड़ी, अभी दो लोगों के बीच में झगड़ा है, उनका सेटलमेंट हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस एग्रीमेंट का जो लागू होना है वो किन किन लोगों पर होगा। तो डेफिनेटली जो लोग झगड़ा कर रहे थे उन्हीं के ऊपर ही तो लागू होगा, राइट। तीसरे बंदे का तो कोई काम नहीं है ना उसमें। तो यहाँ तो ये हो गया कि अगर स्टैट्यूटरी एड का मतलब हेल्प के बगैर अगर उनका सेटलमेंट हो जाता है तो जो भी एग्रीमेंट में फ़ाइनल हुआ है उसका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो उन दोनों लोगों पर ही लागू होंगी जिनके बीच में डिस्प्यूट था, ऑन पार्टीज टू द एग्रीमेंट। समझ में आ गया ना, जिन्होंने एग्रीमेंट किया है, जिन्होंने एग्रीमेंट पे साइन किया है वही तो होंगी उसकी पार्टी। दूसरी बात, सेटलमेंट अराइव्ड एट विद द एड ऑफ। अब कहता है कि नहीं, हमें तो ट्रिब्यूनल की हेल्प लेनी पड़ी, हमें तो कोर्ट जाना पड़ा, हमें तो बोर्ड के पास जाना पड़ा। तब क्या होगा, तब तो यही होगा कि बहुत सारे लोग इस सेटलमेंट का पार्ट बनेंगे, बहुत सारे लोग इस एग्रीमेंट का पार्ट बनेंगे। वो कौन कौन है, एक तो वो सारे पक्षकार जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी कि जो भी झगड़ा था उसमें जितने भी पार्टीज थे वो तो हैं, वो तो सबसे पहले ही है ना। दूसरी बात, हर वो पार्टी, ऑल अदर पार्टीज समन टू अपीयर। अब क्या होता है कि जब भी झगड़े का निपटारा होता है तो कोर्ट कई लोगों को गवाही के लिए बुलाती है
ठीक है। तो अभी जो जितने लोगों को सम्मन गए हैं, सम्मन का मतलब नोटिस होता है जो कोर्ट की तरफ से लोगों को जाता है कि आपको आके कोर्ट में अपनी बात रखनी है, आपको जो विटनेस बनाया जाता है या आपको अपनी गवाही देनी है या आपको अपनी स्टेटमेंट देनी है, तो वो सारे पक्षकार भी उसमें शामिल होंगे। मतलब वो मेन पार्टी तो है ही है, साथ में वो पार्टी भी जिनके लिए सम्मन जारी किए गए हैं। तीसरा, हियर्स सक्सेसर्स असाइनीज ऑफ द एम्प्लॉयर्स। तो एम्प्लॉयर है, आज मान लीजिए एम्प्लॉयर है, जब तक कोर्ट का फैसला आता है, मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है, अच्छा चलो डेथ नहीं भी होती है, जो भी डिसीज़न आया वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बिज़नेस ट्रांसफ़र कर दिया उसने, अब उसका बेटा चलाएगा, क्या वो डिसीज़न मानने से इनकार कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो उसका उत्तराधिकारी, उसके जो भी आगे लोग हैं जिनको बिज़नेस बेचा, वो सब उस एग्रीमेंट के डायरेक्ट पार्टी में नहीं थे, लेकिन उन सब पर वो डिसीज़न लागू होता है, ये ध्यान में रखिएगा। एंड द फोर्थ वन इज़ ऑल पर्सनस हु वर एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑन द डेट ऑफ डिस्प्यूट के डेट पर जितने भी लोग वहाँ काम करते थे वो सब, एंड पर्सनस हु बिकम सब्सिक्वेंटली एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट, और उसके बाद भी जो लोग आएंगे वो भी उसका पार्ट बनेंगे, राइट। तो देखो, जब हमने स्टैट्यूटरी एजेंसी की हेल्प के बगैर सेटलमेंट किया था, तो दो लोगों के बीच में जो झगड़ा था, वो एग्रीमेंट जो हुआ, जो सेटलमेंट हुआ, उन दोनों पे ही लागू होगा, किसी तीसरे पर लागू नहीं होगा। यहाँ पर तो हमने देखा है पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिनके ऊपर वो डिसीज़न जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और उनको मानना होगा। दोनों में फ़र्क समझ में आ गया आपको। अब आती है तीसरे की, आर्बिट्रेशन अवार्ड। आर्बिट्रेशन का मतलब मध्यस्थता। अब मान लीजिए किसी तीसरे आदमी की हमने हेल्प तो ले ली, बट यहाँ कोर्ट वगैरह नहीं गए, लेबर कोर्ट नहीं गए, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल नहीं गए, तो आर्बिट्रेशन में भी यही होगा। आर्बिट्रेशन का भी जो डिसीज़न आता है वो सिर्फ उन्हीं पक्षकारों को बांधता है, बांधने का मतलब उन्हीं पर अप्लाई होता है जो उस एग्रीमेंट का पार्ट थे, जिनके बीच में डिस्प्यूट हुआ था। बट एक पॉइंट नया है, अगर कोई इस बारे में नोटिफिकेशन जारी होता है, नोटिफिकेशन जारी करती है सरकार, अगर सरकार ने उस झगड़े का हवाला देते हुए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो अब आगे आने वाले जितने भी सिमिलर केसेस होंगे सब पर ये रूल लागू होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई हमारी कि हमारा जो भी डिसीज़न आएगा सेटलमेंट का या जो भी अवार्ड आएगा, रिपोर्ट आएगी, वो किस पर लागू होती है, वो है हमारा केस। चलिए जी, तो इस वीडियो में आपने ये देख लिया। उसके बाद हम बात करेंगे पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेटलमेंट एंड अवार्ड की। अब हम देखेंगे कि ये सेटलमेंट और अवार्ड जो है वो कहाँ तक, कहाँ यानी कि कब कब लागू होता है। चलिए, पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ अवार्ड में अब आ जाते हैं कि जो भी डिसीज़न आया वो कब और मतलब कितने टाइम के लिए जो है लागू होगा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं, अगर तो एग्रीमेंट जो भी हुआ है उसमें कोई डेट मेंशन नहीं की गई। पहले तो ये बात होती है कि डेट मेंशन होती है, मान लीजिए डेट मेंशन नहीं होती है, ठीक है, तो जिस डेट पर एग्रीमेंट हुआ वही डेट से इम्प्लीमेंटेशन भी माना जाएगा, उसी डेट से एनफोर्सिबल होगा ना वो जो डेट पे एग्रीमेंट हुआ है। या अगर एग्रीमेंट हो गया पर डेट नोट उसमें अलग से डाल दी गई, जी अब इसका जो डिसीज़न आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट हम इस डेट से करेंगे, तो फिर वो उस डेट से होगा, ठीक हो गया। दूसरी बात, हर उस पक्षकार पर वो इम्प्लीमेंट होगा जिनके उस पर साइन है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि अगर कोई डेट नहीं है फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट, जिस डेट पर एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, ओके। लेकिन देखिए इस पॉइंट में दो चीज़ें हैं, एक तो डेट है और एक डेट नहीं है। अगर डेट नहीं है तो जिस दिन एग्रीमेंट पे सिग्नेचर होते हैं उस दिन से, और अगर डेट है फिर तो उसी डेट से ही होना है, ठीक है ना। मान लीजिए 25 मई को डिसीज़न की डेट हुई, मतलब डिसीज़न हुआ, एग्रीमेंट बना और उस पर लिखा हुआ है कि 25 तारीख को जो है हम ये डिसीज़न ले रहे हैं और इस दिन से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, मतलब ये लागू होना चाहिए, तो हो जाएगा। लेकिन अगर डेट नहीं है तो क्या करेंगे, तो ये कैसे इन्फोर्सिबल होगा, उस डेट से जिस डेट पर
हाँ जी, हम कहाँ पहुँच गए, हाँ, जिस डेट पर हमारे उस पर साइन होंगे, ठीक है। हम कहाँ थे, यस, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था। क्लियर होगी ये बात, दो बातें, एक बात क्लियर होगी ना, डेट है तो उसी दिन से, और अगर डेट मेंशन नहीं है तो जिस दिन उस पर सिग्नेचर होंगे उस दिन से वो इम्प्लीमेंट होगा। अब दूसरी बात, कितने दिन के लिए इम्प्लीमेंट होगा, राइट। देखिए, वो तो अगर उसमें टाइम लिखा हुआ है कि 1 साल के लिए इम्प्लीमेंट है, 2 साल के लिए है, 4 साल के लिए है, 6 महीने के लिए है, फिर तो उतने ही टाइम के लिए इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अगर उस पर पीरियड, उसमें ऐसा कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं की गई है, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, 6 महीने तक ये इम्प्लीमेंट रहेगा, मतलब लागू होगा। और अगर किसी पर्सन को बीच में प्रॉब्लम है तो वो अपना नोटिस दे, और नोटिस देने के बाद मतलब जो है वो कम से कम 2 महीने पहले उसको नोटिस देना चाहिए, अगर वो चाहता है इस पर रोक लगवाना तो, ठीक है। ओके जी, ये बात हो गई क्लियर। तीसरी बात में हम आ रहे हैं, वो कह रहा है कि कभी कभी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस टाइम पीरियड को, जैसे अभी हमने कहा ना 6 महीने है या 1 साल है, तो इस टाइम पीरियड को बढ़ा सकती है या कम भी कर सकती, मतलब जो भी टाइम लिमिट फिक्स की गई है कि इतने टाइम के लिए इम्प्लीमेंट होगा, तो उसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती है, यानी इसकी एनफोर्सिएबिलिटी के टाइम को वो कम ज़्यादा कर सकती है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लेकिन एक टाइम में 1 साल से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकती, और मैक्सिमम 3 साल तक ही इम्प्लीमेंट जो है वो कर सकते हैं हम उस चीज़ को, ठीक है। चलिए, फिर आगे क्या कह रहा है, कभी कभी ऐसा होता है, मैं पॉइंट नंबर 4 पे हूँ, कभी कभी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अगर ये फील होता है या लगता है कि मान लीजिए आपने ये डिसीज़न जो है आज लिया और 1 साल तक इम्प्लीमेंट रहेगा, मतलब ये चीज़ एज इट इज़ लागू होगी। अभी क्या है कि सर्कमस्टांसिस कई बार चेंज होते हैं, राइट। तो हो सकता है आज जो डिसीज़न लिया है वो हमने आज की इस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया है, लेकिन 2 महीने के बाद परिस्थितियाँ एकदम बदल गई, और जो डिसीज़न हमने 2 महीने पहले लिया था वो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो रहा है, तो उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उस समय ये होता है कि डिसीज़न को तो चेंज नहीं कर सकते, बस उसकी एनफोर्सिएबिलिटी के टाइम को कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो उस टाइम को रिड्यूस कर सकती है, जो भी डिसीज़न लिया गया था उसकी एनफोर्सिबिलिटी के टाइम को, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़, जो भी अवार्ड आया है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन का सीन है, जो भी एनफोर्सिबिलिटी का सीन है, उसमें पहले भी बताया जा चुका है, अगर कोई पार्टी डिसएग्री कर रही है तो उसको एक नोटिस देना पड़ेगा कि भैया इस अवार्ड को टर्मिनेट करो, ये इसको ख़त्म करो, ये तो गलत है। तो उसको जो भी पार्टी है वो नोटिस दे रही है, लेकिन ऑब्वियसली मेजॉरिटी होनी चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन जो है वो आगे आने चाहिए उस अवार्ड को, अगर वो डिसएग्री करते हैं और उस अवार्ड को टर्मिनेट करवाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हुआ कि हम इसको कितने दिन तक लागू रखेंगे। अब आ जाती है लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का, लास्ट नहीं बल्कि एक दो पॉइंट अभी रह गए हैं, कमेंसमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स। अभी कह रहे हैं कि कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स हैं या जो भी हमारी लीगल प्रोसीडिंग्स जो भी सेटलमेंट की हैं वो कब स्टार्ट होंगी और कब ख़त्म मानी जाएंगी। प्रोसीडिंग की बात कर रही हूँ मैं, अवार्ड की बात नहीं कर रही हूँ, प्रोसीडिंग की बात कर रही हूँ। अवार्ड तो कब आता है, जब सारी प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाती है तभी तो डिसीज़न आता है ना। अभी तो डिसीज़न से पहले जो भी टाइम, जो भी काम काज चलेगा, जो कार्यवाही चलेगी, कानूनी कार्रवाई, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो अभी हम बात करेंगे, अगर कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग की हम बात करें तो हम ये मानेंगे कि जिस दिन, अगर मैं बात करूँ कॉन्सिलिएशन बोर्ड की, तो जिस दिन कॉन्सिलिएशन बोर्ड के आगे केस रेफ़र होगा उस दिन से तो मानी जाएगी कि प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। और जिस दिन उसका जो है उसके डिसीज़न पे सभी पक्षकार साइन कर देंगे, ठीक है। और या फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उसको, या नहीं मतलब उसको रिपोर्ट मिल जाएगी, आपने साइन कर दिए और रिपोर्ट जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास चली गई, तो उस समय कंक्लूजन माना जाएगा। मतलब कोई भी काम स्टार्ट होगा तो कमेंसमेंट है और जब ख़त्म होगा तो कंक्लूजन है। तो लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कब मानी जाएगी, जब केस उनको रेफ़र होगा, और कंक्लूजन कब माना जाएगा उसका,
एक तो जब सभी पार्टीज़ के जो डिस्प्यूट की पार्टीज़ थी उसके साइन हो गए हैं, और दूसरा रिपोर्ट जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास चली गई है और उन्होंने उसको 30 दिन के अंदर अंदर पब्लिश कर दिया है, सिंपल, ठीक है जी। और अगर कॉन्सिलिएशन प्रोसीजर जो है वो लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल के आगे है, तो उसमें भी यही सीन है कि कमेंसमेंट जो है वो रेफरेंस से होगा और जिस दिन वो अवार्ड देंगे उस दिन वो जो है उसका कंक्लूजन माना जाएगा। अभी 3rd नंबर पे आ रहा है प्रोसीडिंग अगर आर्बिट्रेटर, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल के आगे है, तो वही अभी मैंने जो पॉइंट बताया फिर से आ गया है कि जिस दिन आप रेफ़र करोगे केस उस दिन कमेंसमेंट, और जिस दिन अवार्ड आएगा, जिस दिन अवार्ड जो है वो एनफोर्सिएबल होगा ना, एनफोर्सिएबल मतलब लागू होना स्टार्ट होगा, इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट होगा, उस दिन उसका कॉन्क्लूज़न माना जाएगा। प्रोसीडिंग तो पहले कई बार देखो, वैसे तो देखा जाए कानूनी कार्रवाइयाँ पहले ही ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन डिसीज़न भी आ जाता है। डिसीज़न इम्प्लीमेंट जब स्टार्ट होगा ना, जिस दिन से इम्प्लीमेंट मतलब एनफोर्सिएबल हुआ, उस दिन उसका कॉन्क्लूज़न माना जाएगा। तो हमने इस पॉइंट में क्या देखा कि जो लीगल प्रोसीडिंग होगी, जो भी झगड़ा है और उसकी जो भी कानूनी कार्रवाई कब तो स्टार्ट होगी, कब ख़त्म होगी, हमने वो बात डिस्कस करी। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट वन ऑफ दिस वीडियो इज़ पेनल्टी फॉर द ब्रीच ऑफ सेटलमेंट और अवार्ड। अभी डिसीज़न आ गया, 2 पार्टीज़ हैं, दोनों को इम्प्लीमेंट करना है। एक पार्टी गड़बड़ कर रही है, वो उस डिसीज़न को मानने को तैयार नहीं, लेकिन इलीगल तरीके से। मतलब एक तो तरीका होता है ना कि आप जो है एक तो आपने मिलकर बैठकर सेटलमेंट किया है और उसके बावजूद भी आप नहीं मान रहे हो, फिर तो आपकी गलती है। तो उस केस में 6 महीने की जेल और प्लस में फ़ाइन भी लग सकता है। और अगर आप वो गलती दोहरा रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो 200 पर डे का आपको पनिशमेंट वो मिलेगा, फ़ाइन और भरना पड़ेगा हर दिन का, जब तक आपकी ये गलती जारी रहती है, ठीक है। और जो पैसा ऑफेंडर से चार्ज किया जाता है ना, जो ऑफेंस कर रहा है, जो क्राइम कर रहा है, जो गलती कर रहा है, उसका पैसा उस पर्सन को दिया जा सकता है जिस पर्सन को नुकसान हो रहा है उस कार्रवाई के पूरा ना हो। मतलब डिसीज़न आ गया पर एक पर्सन इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दे रहा, तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और उस पैसे को उस पर्सन को दिया जाएगा जिसका नुकसान वो कर रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आज हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।